राव नरवीर सिंह माननीय पर्यावरण वन और वन्यजीव मंत्री हमारे बीच में पधारे हैं। और उनसे निवेदन है कि वो दीप प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। कोई भी शुभ काम संकल्पों को लेने का है, पर्यावरण सचेतना जागृत करने का है, तो बहुत ही खास तरह का कार्यक्रम जिसका शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके हमारे गणमान्य अतिथि इस समय कर रहे हैं। उनका स्वागत भी कर रहे हैं, उनका सत्कार भी हम कर रहे हैं। और अपनी परंपरा जो हमारी भारतीय परंपरा है, शुभ काम, उस परम शक्ति को याद करके ये दीप जलाना भी शायद उसी के प्रतीक स्वरूप होता है। समाज में सत्यम शिवम सुंदरम की प्रतिष्ठा हो, नकारात्मक वृत्तियां ना रहें। और एक बार फिर से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। तालियां एक बार आप सबकी तरफ से जोरदार होगा। आपके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे गणमान्य अतिथि मंच पर हमारे सामने मौजूद हैं, जिनका संकल्प है, जो चाहते हैं कि हरियाणा को हम स्वच्छ बनाएं, एक हरित मॉडल के रूप में पूरे देश के सामने हम स्थापित करें। तो उसी संकल्प को लेकर इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनी है। तो एक बार फिर से सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करते हुए मैं निवेदन करूंगा माननीय श्री प्रदीप कुमार जी से। श्री प्रदीप कुमार जी आइए। ये एक इंडिविजुअल किसी डिपार्टमेंट का न होकर पूरे स्टेट की एक स्टेट इन्वायरमेंट प्लान जो आज बनाई है हमने सर, इसकी शुरुआत पर एनजीटी ने डायरेक्शन दी कि पूरे इंडिया के अंदर एक नेशनल इन्वायरमेंट प्लान होनी चाहिए और सभी स्टेट्स की इन्वायरमेंट प्लान होनी चाहिए। और उनका आधार हो गए मिसेज उर्वशी गुलाटी जो हरियाणा की मुख्य सचिव रही हैं, और डॉक्टर बाबू राम जो पंजाब स्टेट के मेंबर सेक्रेटरी रहे हैं और आज कल हमारे हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट प्लान बनाई गई। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरे इंडिया के अंदर हरियाणा ऐसा राज्य है जिन्होंने ये स्टेट इन्वायरमेंट प्लान सबसे पहले हमारी तैयार हुई है। इस प्लान का मुख्य उद्देश्य रह जाते हैं और उसको क्या टाइमलाइंस लेनी है और क्या टारगेट अचीव करने हैं, वो इस डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट प्लान में हमने चिन्हित किया है और वो बनाई गई है। चाहे स्टेट इन्वायरमेंट प्लान में सर, डिस्ट्रिक्ट प्लान में डिस्ट्रिक्ट अंदर की सॉलिड वेस्ट जो जनरेट होता है उसको कैसे हम डोर टू डोर कलेक्शन है या वाटर पोल्यूशन है और माइनिंग पोल्यूशन, हर तरह को हमने इसमें कंट्रोल किया है। और इसमें जो फाइनेंशियल बैक होंगे सर, आपकी अध्यक्षता में हमने अभी वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट तैयार किया है। वो है प्रोजेक्ट हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी पिछले 2 साल से हमारा इंस्टीट्यूट और टेरी HSPCB के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। हमारी कोलैबोरेशन शुरू हुई टू मेक द नॉन CO2 रिपोर्ट जो कि आज लॉन्च भी होगी। एंड हरियाणा वुड बी वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स टू बी लॉन्चिंग द रिपोर्ट। जैसे हमारी कोलैबोरेशन चल रही थी तो हमें मौका मिला स्टेट एनवायरनमेंट प्लान को भी लॉन्च करने का। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम दोनों रिपोर्ट्स का हिस्सा बन चुके, दोनों डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा बन चुके एंड आज लॉन्च भी होंगे और आपको प्रेजेंटेशन भी मिलेगी हमारे काम की। थैंक यू। तालाब और नदियों की यानी जल संरक्षण की बात होगी। तमाम वो मुद्दे हैं जिनके साथ हमारा सीधा संबंध है, हमारे स्वास्थ्य का सीधा संबंध है। और ये सब काम किसी एक विभाग जो टीम जो तकनीकी सहयोग दे रहे हैं, बहुत मेहनत के साथ जिस योजना पर काम कर रहे हैं, उसका लॉन्च राज्य पर्यावरण योजना का लॉन्च आपके सामने हो रहा है। तालियां आप सबकी तरफ से। बहुत मेहनत के साथ जो योजना बनी है, पहले तो जिला स्तर पर ऐसी पर्यावरण योजनाएं बनती थी, लेकिन हरियाणा ने आज एक और पहल करते हुए पूरे देश के सामने
देश में सबसे पहले राज्य पर्यावरण योजना आज लागू हो रही है, उसका लॉन्च हो रहा है। तालियां आप सबकी तरफ से। एक यार फ्लैश नीचे नॉन CO2 पाथवेज रिपोर्ट 2025-26 उसका लॉन्च। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे सभी गणमान्य अतिथि उसका लॉन्च भी अपने कर कमलों से करने जा रहे हैं। ये रिपोर्ट सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, केवल एक पुस्तक के रूप में कुछ दस्तावेज नहीं है, बल्कि कार्यान्वयन की एक रूपरेखा है, एक ठोस कार्रवाई। सर, इन्वायरमेंट एक ब्रॉडर टर्म है सर, इसका कोई एक्सक्लूसिव डेफिनेशन नहीं है, बट अगर मैं इंक्लूड करना चाहूँ तो सर इसमें आप हर चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं सर। एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, इवन सर प्रॉपर्टीज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक सर इसमें इंक्लूडेड हैं। तो सर कमेंसुरेटली सर एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट बनाया सर 356 पेज का। बट यहाँ पे सर एक अगर मैं 3 शब्दों में बताना चाहूँ सर कि ये डॉक्यूमेंट क्या है, तो सर एक ये गाइडिंग डॉक्यूमेंट है एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए सर, और जितने भी हमारे सर इंटरवीनिंग डिपार्टमेंट हैं उनके लिए सर एक गाइडिंग है करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए सर ये इंस्ट्रूमेंट करेगा। और एक ये सर कंपेंडियम भी है, हमारी जितना भी बेसलाइन डेटा है सर हमारा आज का, उसको सारे बेसलाइन डेटा को सर हमने इसमें इंक्लूड किया है, ताकि जब भी हम सर फ्यूचर में अपनी सक्सेस करते हैं या अचीवमेंट करते हैं तो ये डेटा से सर हम उसको कंपेयर करके अपनी सक्सेस और अपनी अचीवमेंट्स को शो कर पाएंगे सर। तो सर जैसे कि मेंबर सेक्रेटरी साहब ने बताया था सर, इसका जो इनिशिएशन आया सर वो हमारा श्रीनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था सर, ऑनरेबल एनजीटी में। उन्होंने सर सभी स्टेट्स को डायरेक्ट किया कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपना डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट प्लान बनाए सर। तो सर मेरे को खुशी हो रही है बताते हुए सर, हमने हरियाणा ने ऑलरेडी सर अपने सभी 22 के 22 जिलों में अपना एक डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट प्लान सर बना लिया है, ऑलरेडी एनजीटी में सबमिट भी कर दिया है सर। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है सर, इसमें हमने अपना आज जो आपने लॉन्च करी है बुक सर हमारी, इसमें हमने अपना स्टेट एनवायरनमेंट प्लान लॉन्च किया, क्योंकि सर हमारी जो ज़्यादातर पॉलिसीज़ हैं, जो डिसीजन मेकिंग है वो स्टेट पे लाई करती हैं। तो अब इस स्टेट एक्शन प्लान के बाद सर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लान है वो भी मूव हो पाएंगे, स्मूथली मूव हो पाएंगे सर। सर जो हमारा जो सेकंड जो थॉट है इस एक्शन प्लान को लॉन्च करने का सर, जो हमारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं उसमें हमें कौन कौन से सर चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं सर। जैसे हम एयर पोल्यूशन से स्टार्ट करता हूँ सर, हमारा जो फर्स्ट सेक्टर है इसमें सर हमारा जो आज की डेट में रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है सर, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उसकी वजह से सर एयर पोल्यूशन का जैसे हम विंटर में देखते हैं स्पेशली सर, हमारे जो एनसीआर एरिया में इंक्लीमेंट वेदर कंडीशन के और पोल्यूशन की वजह से जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है सर, वो हमारे लिए एक हर्डल है सर। दूसरा सर, हर चीज़ के साथ एक प्रोज एंड कॉन्स जुड़ा है, हमारा व्हीकल ग्रोथ भी सर काफ़ी बढ़ रहा है डे बाई डे, वो भी हमारे लिए एक व्हीकलर जो एमिशंस हैं वो भी तो ओवरऑल एयर पोल्यूशन में काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और उसके अलावा सर हमारा रेजिड्यू और जो बायोमास बर्निंग है वो भी एक बिग हमारे लिए एक चैलेंज बना हुआ है सर, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा सेक्टर वाटर है सर, वाटर में हमारे लिए सर दोनों चैलेंज है, पोल्यूशन भी और सर जो वाटर स्कार्सिटी हमारे लिए है, तो दोनों को सर दोनों हमारे चैलेंज है और उस बुक में सर इंक्लूड किया गया सर। जो फर्स्ट चैलेंज है सर, एक तो ये जो ओवर इरिगेशन हो रहा है सर, हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर के ऊपर हमारी ज़्यादातर इरिगेशन डिपेंड हो गई है। दूसरा सर, जो भी हमारे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट निकल रहे हैं और जो हमारे डोमेस्टिक एफ्लुएंट निकल रहे हैं सर, वो मिलकर हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं स्पेशली सर रिवर को पोल्यूट कर रहे हैं सर, वो हमारे लिए एक मेजर चैलेंज है सर। इसमें वेस्ट मैनेजमेंट सर, वेस्ट मैनेजमेंट जो हमारा थर्ड सेक्टर है सर, इसमें अगेन सर जो हमारा अर्बनाइजेशन, रैपिड अर्बनाइजेशन और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है सर, हमारा वेस्ट डे बाय डे पर कैपिटा भी बढ़ रहा है सर और ओवरऑल हमारा वेस्ट भी बढ़ रहा है। इसमें सर स्पेशली जैसे प्लास्टिक वेस्ट की जिक्र करते हैं सर, हमारा 2013 में सर हमारी नोटिफिकेशन आई थी, उसके बावजूद भी हम अभी तक प्लास्टिक को बैन नहीं कर पाए अपने स्टेट में सर, चाहे वो पॉलीथीन है चाहे सिंगल यूज प्लास्टिक है। और सर इसमें एक बहुत बड़ा सर सिटीजन बिहेवियर भी हमारे लिए हर्डल बना हुआ है।
जब भी अथॉरिटीज एक्शन लेती हैं सर, अथॉरिटी भी कंटिन्यूसली पूरा साल एक्शन नहीं ले पाती हैं, तो जैसे ही वो एक्शन में रिलैक्सेशन होती है तो सर ये वेस्ट दोबारा से नजर आने लग जाता है। सर दूसरा जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट में चैलेंज है सर, वो है जो हमारा एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट फैसिलिटी है उनके बीच में जो गैप है सर, उसको फिल करना हमारे लिए एक चैलेंज है सर। और जितने हमारे सर प्रोड्यूसर्स हैं जो ये वेस्ट जनरेट कर रहे हैं सर, चाहे हम देखते हैं सर हमारा जो दूध का सप्लाई होता है पॉलीथीन की थैली में होता है, या हमारे जो भी फूड आइटम्स हैं सर उनकी जो पैकिंग्स हैं, जो उनके प्रोड्यूसर्स हैं सर वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अभी तक उन्होंने ऑन नहीं किया, तो वो हमारे लिए चैलेंज है सर, उनको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन करना पड़ेगा। देन सर नेक्स्ट सेक्टर है सर इंडस्ट्री और माइनिंग। हमारा सर जैसे हरियाणा का लोकेशन है, स्टेट का लोकेशन है, हमारे यहाँ पे बड़ा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और स्पेशली सर इसमें पोल्यूटिंग इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा आ रही है सर, वो एक चैलेंज है हमारे लिए सर। और स्टेट में सर हालांकि इलीगल माइनिंग के ऊपर काफ़ी कंट्रोल हमने किया है पिछले कुछ सालों में, तो वो भी एक चैलेंज बना हुआ है सर। सर नेक्स्ट सेक्टर है सर एग्रीकल्चर। इसमें सर जो हमारा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है, जो हमारी ज़्यादातर एग्रीकल्चर ग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंड हो गई है सर, वो एक जो ग्राउंड वाटर के ऊपर लोड आ रहा है सर डे बाय डे, और फ्यूचर जनरेशंस के लिए, फ्यूचर एग्रीकल्चर के लिए उसको संभाल के रखना, वो हमारे लिए एक चैलेंज है सर। और जो हमारी सर जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो भी एक मोनोटोनस है सर, वो हमारे लिए वो भी एक चैलेंज है सर। गेहूं आना सर, फिर उसके बाद जीरी का आना और पैडी का आना सर, एक पैटर्न है। दूसरा सर जो हमारा, अगर मैं ग्लोबल वार्मिंग की बात करूं सर, हमारा जो लाइफ स्टॉक है उसका जो अमोनिया एमिशंस हो रहा है सर, वो हमारे लिए एक चैलेंज है सर। और स्टबल बर्निंग, जैसा कि सर ने बताया, मेंबर सेक्रेटरी साहब ने, स्टबल बर्निंग के ऊपर सर पिछले कुछ सालों में हरियाणा ने बहुत कंट्रोल किया है। अगर मैं 2016 की फिगर में बात करूं सर, फर्स्ट टाइम 2016 में हमने सैटेलाइट मॉनिटरिंग स्टार्ट करी थी सर इनकी एक्टिव फायर लोकेशंस की एग्रीकल्चर की, तो उस टाइम पे सर हमारे 12,000 के आसपास इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए थे। और अगर मैं 2024 की बात करूं सर, 1400 इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं, और उसके अगेंस्ट में सिर्फ 800 ऐसे इंसिडेंट्स थे जो सिर्फ एग्रीकल्चर के थे। तो तकरीबन सर हमने 2016 से कंपेयर करते हो तो 90% सर हमने उसके ऊपर कंट्रोल किया है। बट अगेन सर वो एक ह्यूमन बिहेवियर है, इसको हमें अपने इन्फोर्समेंट जारी रखने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि जैसे ही हम सर उसको रिलैक्स करते हैं तो दोबारा से वो चीज़ें देखने में आए सर। नेक्स्ट सेक्टर है सर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में जैसे सर हर चीज़ के साथ एक प्रोज एंड कॉन्स जुड़े होते हैं। आज सर हमारा डे बाय डे से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है सर, बट उसके जो कॉन्स हैं, हमारा व्हीकुलर पॉपुलेशन भी उसकी वजह से बढ़ रहा है सर, लोग ज़्यादा कंफर्ट महसूस कर रहे हैं पर्सनल व्हीकल के साथ, तो उससे सर वो हमारे लिए एक चैलेंज है सर। सर देन हमारा जो फॉसिल फ्यूल का जो जितने भी व्हीकल हैं वो ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, और हमारा आज का जो ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। अभी सर वो एक अभी नई स्टेट में है सर, नेशन स्टेट में है। नेक्स्ट सेक्टर है सर एनर्जी। एनर्जी में सर जो हमारा मैक्सिमम जो अभी रिलायंस है, जो डिपेंडेंस है, वो कोल के ऊपर बना हुआ है सर, और इसके ऊपर सर हमारे एक चैलेंज बना हुआ है। दूसरा सर जो हमारा अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो हमारा एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है सर, तो वो भी सर आने वाले टाइम में सर हम इसको कैसे कोल के ऊपर डिपेंडेंसी कम करेंगे और साथ के साथ कैसे पावर को उचित मात्रा में सप्लाई कर पाएंगे, वो एक चैलेंज है सर। नेक्स्ट सेक्टर सर फॉरेस्ट में भी सर स्टेट ऑलरेडी काफ़ी काम कर रहा है सर, काफ़ी सभी एजेंसी कोलैबोरेटिव एक्शन कर रही हैं, कंसर्टेड एक्शन कर रही हैं सर। तो और सर बट ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन सर, जो हमारी लैंड है सर डे बाय डे वो कन्वर्ट हो रही है सर नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटी में। और दूसरा सर एक हमारा इसमें वेटलैंड लॉस भी हो रहा है, हाँ जी, और अर्बन प्रेशर की वजह से हमारा सर इसे फॉरेस्ट के ऊपर लोड आ रहा है सर। इसमें सर मैं बड़ा ब्रीफ में ख़त्म करूँगा सर। जैसे हमारा जो एक्शन प्लान है, इसमें वैसे तो सर डिटेल प्लान है, हमने शॉर्ट में सर एयर पोल्यूशन के लिए जो प्लान में इंक्लूड किया है, जैसे मेंबर सेक्रेटरी साहब ने बताया था सर, आपने भी ऑलरेडी लॉन्च किया सर उस प्रोजेक्ट को, हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कैबिनेट सर अप्रूव कर चुका है, 36 करोड़ का सर वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड प्रोजेक्ट है और काफ़ी इंटरवेंशन है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर आने वाले 6 साल में हम आज के पोल्यूशन लेवल को, एयर पोल्यूशन लेवल को काफ़ी हद तक कम कर पाएंगे। नेक्स्ट है सर वाटर सेक्टर। वाटर में सर जैसे कि हमारा यमुना एक्शन प्लान ऑलरेडी बना हुआ है, बट उसको एक लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है सर। और हमारे सर जो आज के जो STP प्लांट हैं, 203 STP प्लांट लगे हुए हैं सर, 2300 से ज़्यादा उनकी MLD से ज़्यादा उनकी कैपेसिटी है।
CTP सर हमारे 24 लगे हुए हैं, 174 MLD से ज़्यादा उनकी कैपेसिटी है, बट सर अभी भी गैप बने हुए हैं, इस गैप को फिल करने की जरूरत है। और दूसरा सर डे बाय डे एमिशन डिस्चार्ज स्टैंडर्ड्स स्ट्रिक्ट हो गए हैं सर, जो एग्जिस्टिंग STP हैं काफ़ी वो स्टैंडर्ड अचीव नहीं कर रहे, उनको अपग्रेडेशन की जरूरत है। और सर हम ये करोड़ों लीटर पानी सर जो ट्रीट करके निकाल रहे हैं, वो डायरेक्टली सर ट्रीट होने के बाद दोबारा ड्रेन्स में जा रहा है या नदियों में जा रहा है, तो इसको रीयूज़ करने के लिए सर प्लान है इसमें। सर दूसरा वेस्ट मैनेजमेंट में सर, वेस्ट मैनेजमेंट ऑलरेडी सर सरकार ने इनिशिएटिव भी लिया है सर, मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ को सर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अमली जमा पहना दिया है सर। और सर जो हमारा लेगेसी वेस्ट है, जो वेस्ट ऑलरेडी हमारा जनरेट हो चुका है स्टेट में, उसको हम बायो माइनिंग के थ्रू सर रिड्यूस कर रहे हैं, डे बाई डे काफ़ी हद तक हमने रिड्यूस कर लिया है, बट जो भी बचा हुआ है सर आने वाले विद ए प्लान उसको भी ख़त्म कर देंगे सर। और जैसे प्रोड्यूसर हैं सर, जितने भी वेस्ट जनरेटिंग प्रोड्यूसर हैं, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको भी सर पे बैक और बाई बैक पे काम करना पड़ेगा, ताकि वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, उसके लिए सर एक्शन प्लान में इंक्लूड किया गया है। देन सर इंडस्ट्री और माइनिंग में सर स्टेट ऑलरेडी काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया अनाउंस कर चुका है, तो ताकि सर इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कंट्रोल करना काफ़ी इजी हो जाता है सर। स्कैटर्ड इंडस्ट्री में पोल्यूशन कंट्रोल करना काफ़ी टफ आता है, तो सर ये पॉलिसी है कि हम इंडस्ट्रीज को इंडस्ट्रियल एरिया में ही प्रमोट करें। देन सर जो हमारे माइनिंग है सर, जो ड्रोन मॉनिटरिंग सर ऑलरेडी हो रही है स्टेट में, वही प्लान है सर। और जो हमारे माइनिंग पेट्स हैं उनको सर रेजुवनेट करने की जरूरत है। नेक्स्ट सेक्टर सर एग्रीकल्चर में सर जो हमारा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ सर स्टेट ने ऑलरेडी काफ़ी स्टेप लिए हैं, उसकी तरफ हमें मूव करना पड़ेगा सर। और स्टबल बर्निंग जिसमें स्टेट काफ़ी अचीवमेंट कर चुका है, तो सर हमें स्टबल बर्निंग को बिल्कुल जीरो करने का सर इसमें प्लान है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सर हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे स्विच करना है सर, और अलॉन्ग विद उसके सर EV व्हीकल के ऊपर स्विच करना है सर। और एनर्जी सेक्टर में भी सर ऑलरेडी जैसे सर ने बताया था, तब 3% हमने को फायरिंग अपने थर्मल पावर प्लांट्स में अचीव कर लिया है सर। एज पर मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सर 4% अचीव हो चुका है, और आने वाले टाइम में सर हम 5% इसको कर लेंगे सर। और फॉरेस्ट में सर हमारा जैसे फॉरेस्ट पॉलिसी है ऑलरेडी, तो उसको भी एक लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है सर। थैंक यू सर। इस बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, माननीय पर्यावरण वन एवं वन्यजीव मंत्री श्री राव नरवीर सिंह जी, एवं उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं एवं नीति निर्माताओं को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम निमेश सिंह है और मैं टेली IGST टीम की ओर से आपके सामने हरियाणा के लिए ये द्विस्तरीय रणनीति गैर CO2 मार्ग पर आधारित हमारी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। रिपोर्ट में 3 मुख्य सवालों पर संबोधित किया गया है। वर्तमान अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों, जिसे हम SLCP भी कहते हैं, के स्रोत कौन से हैं, राज्य स्तरीय जलवायु और वायु गुणवत्ता प्रबंधन नीतियों का SLCP कम करने की क्षमता और सहलाभ क्या है, इसका अध्ययन किया है। साथ ही साथ तेज वायु गुणवत्ता प्रबंधन और जलवायु शमन कैसे संभव है, इसके ऊपर शोध किया है। हमारे विश्लेषण में हमने 12x12 ग्रिड के माध्यम से जिलेवार और सेक्टरवार SLCP उत्सर्जन की गणना की है। उसके आधार पर तेज वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए रणनीतियों को आधार दिया गया है। रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं, रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं हमने हैं, जिसमें मुख्य रूप से गैर CO2 प्रदूषकों को क्षेत्रीय प्रभाव और शमन रणनीति प्रस्तुत की गई है, जो कि हरियाणा में पहली बार की गई है। इसके साथ साथ हमने SLCP शमन के दोहरे लाभ जलवायु और स्वास्थ्य को रेखांकित भी किया है। यह रिपोर्ट हरियाणा राज्य पर्यावरण योजना के साथ लॉन्च की जा रही है, जिससे यह नीति निर्माण और सीधे सहयोगी है। हमारे राज्य पर्यावरण योजना इस रिपोर्ट की जानकारी से मजबूत हुई है, जो मीथेन और ब्लैक कार्बन जैसे गैर CO2 प्रदूषकों को कम करने के रास्ते दिखाता है। इन उपायों को अपनाकर हरियाणा न केवल जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अग्रसर हो रहा है, बल्कि स्वच्छ वायु, स्वस्थ समाज और टिकाऊ विकास की ओर भी अग्रसर है। बेसिकली इसके बाद पहला सवाल आता है कि अल्पकालिक जलवायु प्रदूषण, जो कि SLCP, ये क्या होते हैं।
SLCP यानी शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट ऐसे प्रदूषक हैं जिनका वायुमंडलीय जीवन काल 2 दशक से कम होता है। इनमें मुख्य रूप से मीथेन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, ब्लैक कार्बन, HFCs, सल्फेट्स और नाइट्रेट शामिल हैं। SLCP की खासियत यह है कि यह तुलनात्मक दृष्टि से काफ़ी कम समय के लिए वायु में रहता है, लेकिन इसका जलवायु और स्वास्थ्य पर प्रभाव बहुत तेज और गंभीर होता है। उदाहरण स्वरूप मीथेन 20 वर्षों में CO2 से करीबन 84 गुना अधिक वार्मिंग का कारण बनता है। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन से प्रत्येक वर्ष विश्व में लगभग 79 से 121 मिलियन टन फसल का नुकसान होता है। ब्लैक कार्बन, जो कि PM 2.5 का घटक है, वो CO2 की तुलना में 1500 गुना अधिक गर्मी पैदा करता है। इन SLCP को नियंत्रित करना न सिर्फ जलवायु परिवर्तन को रोका जा सकता है, जबकि 2050 तक 4 गुना से ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग को भी टाला जा सकता है। साथ ही साथ समुद्र सतह की वृद्धि करीबन 20% तक रोकी जा सकती है और करीबन 2.4 मिलियन टन समय पूर्व मौतों को भी रोका जा सकता है। और इसके साथ फसलों की उत्पादकता भी करीबन 52 मिलियन टन तक बढ़ाया भी जा सकता है। पर ये सब वैश्विक नंबर है। ये रिपोर्ट हरियाणा के लिए क्यों आवश्यक है? हरियाणा में सदी के मध्य तक करीबन 1.2 से 1.4 डिग्री सेल्सियस के बीच और सदी के अंत तक 2 से 4.5 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है। अभी 2022 की लू में गेहूं और चना की फसलें करीबन 15 से 19% तक प्रभावित हुई थी। इसके साथ साथ हरियाणा में गर्मी के कारण सिंचित फसलें जैसे धान, गेहूं की उत्पादकता में 15 से 17% की उपज में गिरावट आने की संभावना भी प्रकट की गई है। इसके साथ ही साथ अगर हम वायु प्रदूषण की दृष्टि से देखें तो IGP क्षेत्र, जिसमें हरियाणा भी आता है, का वायु प्रदूषण यहाँ रहने वालों के श्वसन व हृदय रोगों का कारण है। वायु गुणवत्ता समस्या के कारण राज्य को लगभग 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान का अनुमान भी लगाया जा रहा है। वायु गुणवत्ता बिगड़ रही है, PM और अन्य प्रदूषक बीमारियों का मुख्य कारण बनते जा रहे हैं। अतः SLCP का नियंत्रण हरियाणा के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह रिपोर्ट वैज्ञानिक विश्लेषण व नीतिगत सुझाव प्रदान करती है ताकि हरियाणा सतत विकास, स्वस्थ और उत्पादकता की दिशा में आगे बढ़ सके। इस रिपोर्ट में हमने विशिष्ट स्रोत निर्धारण, बेसलाइन गणना और आगे का मार्ग निर्मित किया है, जिसमें हमने साहित्य समीक्षा एवं प्राथमिक डेटा संकलन किया और उसके साथ ही साथ जिलेवार सेक्टरवार उत्सर्जन से वैज्ञानिक आंकलन किया है। जिसके पश्चात हमने विकसित भारत को राष्ट्रीय लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 2 सिनेरियोस को बनाया है, ऑल्टरनेट और बिजनेस एज यूजुअल। रिपोर्ट में इसके पश्चात हमने प्राथमिकताओं के आधार पर सर्वोत्तम रणनीतियों को प्रस्तुत किया है, जैसे कि चरणबद्ध वाहन स्क्रैपेज नीति से 2047 तक परिवहन क्षेत्र में 50% तक SLCP में कमी देखने को मिलेगी। लैंडफिल जाने वाले कचरे का अगर 50% प्रोसेसिंग में जाए तो मीथेन करीबन 58% तक कम हो सकता है। ऊर्जा में नवीनीकरण और बायोमास स्रोत से बिजली उत्पादन के कारण 40% तक SLCP में कमी होगी। पशुपालन क्षेत्र में गौचरण व पंचायती गौशालाओं के सशक्तिकरण से 37% तक मीथेन में कमी होने की आशा जताई जा रही है। इसके साथ साथ कृषि क्षेत्र में SRI टेक्नोलॉजी व प्राकृतिक खेती के से धान में मीथेन उत्सर्जन में करीबन 66% तक की गिरावट आएगी। और ये सारी चीज़ें हमने जो स्टेट की खुद की रणनीति है उसके आधार पे निकाली है कि आने वाले समय में कौन सी रणनीति 2047 के टारगेट के साथ मैच करेगी और हमें उसे अचीव करने के लिए मदद करेगी। इस वैज्ञानिक अध्ययन के पर टेरी IGSD की टीम की ओर से हमारी सिफारिश है कि नीति निर्माण जिलेवार आंकड़े, वैज्ञानिक विश्लेषण और क्षेत्रवार क्रियान्वित पर केंद्रित हों। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री श्री नायाब सिंह सैनी जी तथा माननीय
पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव मंत्री श्री राव नरवीर सिंह जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। आपके नेतृत्व में हरियाणा का सतत विकास लक्ष्य एवं राष्ट्रीय मिशन विकसित भारत 2047 को नई दिशा और ऊर्जा मिली है। मैं हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष जी और श्री MS सर सहित पूरी PCB टीम को इस रिपोर्ट के समर्थन देने और निरंतर मदद मार्गदर्शन के लिए विशेष धन्यवाद देता हूं। आप सभी विशिष्ट अतिथियों, विशेषज्ञों का सहयोग और सुझाव हमेशा स्वागत योग्य है। धन्यवाद। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी, हमारे डिपार्टमेंट के ACS सुधीर राजपाल जी, विनीत गर्ग जी, प्रदीप दहिया जी, हरदीप दून जी, DC साहब, बहन बंतो कटारिया जी, सम्मानित मंच और सभागार में उपस्थित एनवायरमेंट डिपार्टमेंट हैं। पर्यावरण मंत्री के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि स्टेट एनवायरमेंट प्लान के इस अवसर पर आपने डिपार्टमेंट को समय दिया, और आपका भी आभार व्यक्त करता हूं कि आप जितने भी NGO और जितने भी विद्यार्थी आए, इनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए। साथियों, ये पर्यावरण क्या कोई छोटा मुद्दा नहीं है। ये मोदी जी ने नारा दिया कि 2027 में भारत विकसित राष्ट्र, 47 में विकसित राष्ट्र बने। विकसित राष्ट्र सिर्फ इसलिए नहीं बन सकता कि हमारी इकोनॉमी चौथी की जगह तीसरी हो जाए, दूसरी हो जाए। पर्यावरण सबसे मुद्दा है। हमारी चाहे इकोनॉमी नंबर 1 बन जाए, यदि हम पर्यावरण में पीछे रह गए तो हमारा जीना बेकार हो जाएगा। आज हम देखते हैं जिस इलाके से मैं आता हूं वो हरियाणा का सबसे प्रदूषित क्षेत्र है, NCR है। 2-3 महीने काम बंद हो जाते हैं, NGT की तरफ से काम बंद हो जाते हैं। इन बरसात के दिनों को मैं मान लूं कि 70 दिन छोड़कर हमारे इलाके का AQI 200 से 500 तक रहता है। और मैं कह सकता हूं कि उस समय के अंदर यदि मेरा जीवन गुड़गांव हुआ और ज़्यादा समय गुड़गांव बीता तो गुड़गांव रहते उस प्रदूषण की वजह से मेरी उम्र भी कम हो गई। और आने वाले हरियाणा में भी समय में यदि इसी प्रकार प्रदूषण चलता रहा तो उम्र कम हो जाएगी आम आदमी की। क्या कारण है और क्यों होता है? डिपार्टमेंट अपनी अपनी बात कह देता, कागजों में हम लिख लेते, लेकिन मेरी डिपार्टमेंट से प्रार्थना, जब मीटिंग होती है मैं कहता भी हूँ कि अमली जामा पहनाओ, सिर्फ कागजी अखबारों में, कागजी किताबों में लिखने से काम नहीं होगा। सबसे बड़ी दिक्कत आती है सेग्रीगेशन की। हमारे आपने बहुत लोगों ने गुड़गांव देखा होगा, अखबार टीवी में देखा, कूड़े का ढेर लगा। किस लिए लगा? कि वो सेग्रीगेट नहीं हो पाया। आम आदमी जागरूक नहीं है कि अलग अलग गीला कहाँ डाले, कहाँ डाले। सिंगल यूज प्लास्टिक, पॉलीथीन, ये 2013 से हरियाणा में बनना और बिकना बैन है। ये हमारी सरकार आने से पहले बैन है, लेकिन आज हर दुकान पे चले जाओ, हर मॉल में चले जाओ, हर रेहड़ी पे चले जाओ। हमने क्या कोशिश करी भाई? कितने चालान कर दिए। अब कहते हैं कि हमने पराली के ऊपर इतने चालान कर दिए। कोई चालान करने से रुकेगा जब तक मन नहीं बनेगा लोगों का। और ये जो विद्यार्थी आए ये नहीं समझाएंगे, NGO नहीं समझाएंगे, कोई भी बदलाव, सरकार के दबाव तो थोड़ा बहुत होता, लेकिन जब तक हम मन से नहीं करेंगे कि हमारा जीना मुश्किल हो रहा है, तब तक कोई भी आंदोलन, कोई भी नया काम शुरू नहीं हो सकता। मैं उस सरकार का मंत्री रहा हूं जिसमें शराबबंदी की गई थी, लेकिन वो नाकाम हुई और हमने 1.5 साल के बाद उस शराब को खोला, क्योंकि उसे लोगों का समर्थन नहीं मिला। तो आज ये प्रदूषण सबसे बड़ा मुद्दा है। आम आदमी सोचेगा NGO है, ये बहुत कोशिश करती है, और लोग भी कोशिश करें, डिपार्टमेंट भी अपनी तरफ से कोशिश करे, तब हमारा इन्वायरमेंट इस इलाके का, इस हरियाणा का ठीक हो सकता है। दिल्ली के हम 3 तरफ हैं। यमुना में जो पानी जाता है उसकी सैंपलिंग होती, रिपोर्ट आती है महीने में। देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि उसकी BOD 150 तक है, जबकि होनी 10 चाहिए। प्लास्टिक यूज, अभी एक मैं वीडियो आई थी, मैं इसमें दिखाऊंगा अपने भाषण के बाद आपको कि कितना प्लास्टिक से नुकसान हो रहा है। साथ ही जो पॉलीथीन है, इसको गलने में मुझे पता लगा 400 साल लगते हैं। एक छोटा सा पॉलीथीन का बैग 16 पीढ़ियां निकल जाएगी। एक 25 साल के बाद हम एक जनरेशन बदलना मानते हैं,
तो एक छोटे से प्लास्टिक के बैग को गड़ाने में 400 साल लग जाएंगे। उसका काला धुआं यदि हम जलाएंगे तो इतना प्रदूषण करता है कि वो खत्म ही नहीं होता। और ये जब हम आजाद हुए तो कहते थे किसानों का देश है, हिंदुस्तान की जनता 80% गांव में रहती है, 20% शहर में रहती है। लेकिन इन 70-80 सालों में आज मैं ये आकलन करता हूं कि आधी जनता गांव में रहती है, आधा शहरों में आ गई। और शहरों में सीवर चौक होते हैं सबसे बड़ी समस्या। इसका 99% कारण वो है पॉलीथीन है कि लोग, हमारी बहन बेटियां गृहस्थी जो भी हैं, उसमें कोई ना कोई सब्जी वब्जी बांध के डाल देती है। सीवर चौक का एक वो ही कारण होता है। अब बहुत लोग हैं, आप लोग बाजार में जाते हैं, रेहड़ी निकलेंगे, आपने नारियल पीते हो, देखे वो लोग, आप भी सब नारियल पीते हैं कच्चा, रेहड़ियों पर मिलता है, घरों में मंगाते हैं आप। किसी आदमी ने आकलन किया कि हमने नारियल रेहड़ी पे पिया और उसके बाद वो नारियल का खोखा गया कहाँ? आप सोचो कहाँ गया? कोई आदमी बताए? कोई नहीं सोचता। अरे हम वहीं ड्राम में पी के डाल भी देते तो नारियल का गड्ढा शाम को कोई नहीं लेके जाता, उसको उसी सीवर में डाल देता है। सोचो इतना मोटा कहाँ गलेगा वो सारा सीवर चौक का काम करता है। तो हमें लोगों को मोटिवेटेड करना है, समझाना है लोगों को कि पॉलीथीन बंद करो। ये नारियल का एक खोखा जो है एक जगह पे डाल लो, कहाँ इसको सीवर में डाल रहे हो? और भाई ये कि जो हम कार्ड छपवाते हैं ना, ये शादी ब्याह के जो हम कार्ड छपवाते हैं, ये एक मेन कारण है पोल्यूशन का। मोदी जी ने नारा दिया एक पेड़ माँ के नाम, ये ना, मुझे आकलन हुआ कि एक आदमी 15 पेड़ों का ऑक्सीजन खाता है। ऑक्सीजन की कीमत हम समझते ही नहीं, क्योंकि फ्री में मिलती है, फ्री में कार्बन डाइऑक्साइड फेंक देते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। एक बार समय आया था हम ऑक्सीजन की कीमत पता लगने का, जब कोरोना आया तब पता लगा कि सिलेंडर क्या भाव मिलता है, कितना मिलता है। उससे पहले तो हमें पता ही नहीं लगा। आज भी हम उसकी कीमत नहीं समझे, क्योंकि कोई ऐसी दिक्कत आ नहीं रही। ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? फैक्ट्री में बढ़ेगी क्या? अरे पेड़ों से बनती है। पेड़ लगाओ, और पेड़ हमने सर्वे कराए एजेंसी से 2017 में। एनसीआर में 10 करोड़ कार्ड एक साल में छपते थे। मुख्यमंत्री जी 10 करोड़ कार्ड छपते थे एक साल में। आज 2025 है और मैं ये मानता हूं कि 2025 में 10 करोड़ भी कार्ड मान लेता हूं तो 10 करोड़ कार्ड नहीं छपते। अब 7 करोड़ कार्ड छपते, 3 करोड़ सूटकेस छपते, बड़े बड़े अटैची, जिसमें इलायची, सुपारी, खुशबू, बादाम, पिस्ता, पता नहीं क्या क्या अपनी संपन्नता के अनुसार वो लेके आदमी लेके आता है। हैसियत कंसर जिसकी कीमत कम से कम 3000 होती है। मैं मंत्री, मुझे भी देने हफ्ते में 2-4 जब ब्याह शादी चलती आती, शर्म आती लेते समय कि कार्ड 3000 का देके जा रहा, कन्यादान 500 रुपये करके आऊंगा। लेकिन वो नहीं समझ रहा, वो अपनी संपन्नता दिखा रहे। कार्ड कहाँ से आता है? कार्ड आता है कागज से। कागज कहाँ से आता है? पेड़ कटने से। आज हम सब संपन्न लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं। आज भी यदि आज के दिन में यदि किसी के घर में दुख की घड़ी आ जाए तो हम कार्ड छपवाते हैं क्या? आज भी रिक्शा पुलर से लेकर अंबानी तक सबके हाथ में मोबाइल, हम व्हाट्सएप करते हैं, मैसेज कर देते हैं। हमारे उस दुख की घड़ी में हर आदमी रिश्तेदार, यारा प्यारा, मिलने वाला दुख प्रकट करने के लिए आता है। तो भाई खुशी में क्यों नहीं ये कार्ड बांटना बंद करो? आज मुझे जरूरत है, मेरे कार्ड पे आ रहे हैं, कल आपको जरूरत होगी, मैं आपके उसे मैसेज पा जाऊंगा। यही कार्ड था, पहले पीले चावल चलते थे, संपन्नता आई, कार्ड छपने लग गए। अब और मॉडर्न जमाना आ गया, सबके ये है। मुझे याद है मैं 2016 में रेवाड़ी में ऐसी भाषण दे रहा, रामविलास जी मिनिस्टर से कहे एमएलए, मेरे दादाजी की बरसी थी 24 नवंबर को। मैंने ऐसे ही कहा कि कार्ड छपवाना बंद करो। एक बुजुर्ग आदमी खड़ा हो गया, उन्हें कहना, राव साहब आप बंद करो पहले। मैंने कहा मैं ही प्रतिज्ञा करता था, मैं ही बंद करूंगा। और मैंने 2 शादियां करी, बेटे और बेटी की, एक भी कार्ड नहीं छुपा। हजारों लोग आए, भाई आप लोग क्यों नहीं कर सकते? लोगों को समझाओ। ये बेगा बात के पेड़ कटने बढ़ जाएंगे। पर्यावरण बहुत बड़ा मुद्दा। आदमी के शरीर में 3 चीज अंदर जाती है, खाने का सामान, पीने का पानी और ऑक्सीजन, और तीनों ही प्रदूषित हैं। अकेले सरकार या डिपार्टमेंट नहीं कर पाएगा। जब तक, ये तो कोशिश कर सकती है सरकार, डिपार्टमेंट कोशिश कर सकता है, लेकिन जब तक आम आदमी, एनजीओ मोटिवेटेड नहीं होंगे ना, प्रदूषण ठीक नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा मुद्दा है राष्ट्र का, और हमने यमुना साफ करनी है, मोदी जी का नारा है। आने वाले बच्चे हमारे किस आबो हवा में सांस ले, हम विकसित राष्ट्र बने, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, इस बारे में गहन चिंता का विषय है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्रदूषण के मामले में जो भी आप कर सकते हैं वो दूर करने की, इसको पर्यावरण को ठीक रखने की आप कोशिश करें। सिर्फ किताबों तक और इस आज के दिन तक सीमित ना रहे।
रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को आप देखें कि हमारे घर में क्या क्या चीज आ रही, कितना पॉलीथीन, कितना प्लास्टिक कहाँ से आ रहा है, कितना हम बंद कर सकते हैं और हमारे इस वायुमंडल को कैसा ठीक कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। मिट्टी में नहीं गलती, पानी में नहीं बहती और समय से भी ज्यादा जिंदा रहती है। नाम रखा प्लास्टिक और वैज्ञानिक कहते हैं इसे मिटने में कम से कम 450 साल लगते हैं। शुरुआत मासूम थी, खिलौने, बोतलें, आराम, लेकिन हम नहीं जानते थे ये जहर हंसते हुए फैलता है। तुम्हारे बचपन का खिलौना आज भी मौजूद है, शायद समंदर में कहीं बह रहा है या किसी मछली के पेट में उलझा हुआ है। जो टूथब्रश तुम्हारे दादा ने इस्तेमाल किया था वो अब भी जिंदा है, जंगल में, रेत में या लाशों के बीच। हर साल हम 400 मिलियन टन प्लास्टिक बनाते हैं और 80% उसे ऐसे फेंक देते हैं जैसे वो हमारे बाद खुद को मिटा लेगा, मगर वो नहीं मिटता। वो हमारी तरह संवेदनशील नहीं है, वो याद रखता है। हर बोतल, हर रैपर, हर चमचमाता पैकेट आज भी धरती पर है। अब ये झर हवा में उड़ता है, बारिश के साथ गिरता है, नल के पानी में घुलकर तुम्हारी छाया में पहुंचता है और हफ्ते में एक बार तुम अपने शरीर में एक क्रेडिट कार्ड जितना प्लास्टिक निगलते हो। समंदर अब भोजन नहीं उगलता, बस बोतलें वापस करता है। हमने अपने बच्चों को किताबों में हरियाली दिखाई और हकीकत में लैंडफिल दिया, और जब हम मरेंगे हमारी हड्डियां मिट जाएंगी, लेकिन जो प्लास्टिक हमने छोड़ा वो हमारे वंशजों की जमीन पर अमर रहेगा, गवाह बनकर। इस सदी का सबसे बड़ा झूठ यही था कि ये सुविधा थी। नहीं, ये हमारा सबसे लंबा अपराध है जो हमारी आत्मा से भी लंबी उम्र जिएगा। हम मिट जाएंगे लेकिन प्लास्टिक रहेगा। हमारे हरियाणा सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नवनीत सिंह जी, प्रदेश की उपाध्यक्षा बंतु कटारिया जी, हमारे ACS सुधीर राजपाल जी, हमारे चेयरमैन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विनीत गर्ग जी, ADGP IPS हरदीप दून जी, डायरेक्टर IGST मिस जेरिन ओशो जी, उपस्थित सभी महानुभाव, सबसे पहले मैं आज जो हरियाणा ने एक इंसेंटिव लिया है, पूरे देश में अग्रणी भूमिका पर्यावरण को लेकर के जो निभा रहे हैं, उसके लिए आज जो स्टेट इन्वॉल्व 2025 लॉन्च किया है, मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज के इस अवसर पर आप सबको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। आज का ये दिन हमारे प्रदेश के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज हम राज्य पर्यावरण योजना और नॉन CO2 पाथवे रिपोर्ट 2025-26 का हमने शुभारंभ किया है। यह हरियाणा के सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह योजना जो आज हमने लॉन्च किया है, हमारी आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए
स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और हरी भरी धरती के लिए एक मजबूत कदम है। मैं इसके लिए अधिकारियों को, एनजीओज़ को, जिन्होंने इसमें आकर के एक भूमिका निभाई है, मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। जैसा कि हम सब जानते भी हैं, हम सबको मालूम भी है कि धरती पर जीवन का अस्तित्व स्वच्छ पर्यावरण पर ही निर्भर है। हम सब मालूम है, यदि हवा, पानी और भूमि प्रदूषित होंगे तो न केवल हमारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा, बल्कि कृषि उपयोग, कृषि उद्योग और अर्थव्यवस्था सब प्रभावित होंगे। हम सबको ये मालूम है। आज तेजी से हो रहा औद्योगिकरण, शहरीकरण और आधुनिक जीवन शैली हमारे संसाधनों पर ये भारी दबाव डाल रहे हैं। बिना उपचारित सीवरेज और औद्योगिक अपशिष्ट खनन से निकलने वाला मलबा, हम सब जानते हैं, तेल का रिसाव, चाहे घरेलू कचरे का सही निपटान न होना, यदि ये सब हमारे जल, वायु, मिट्टी को प्रदूषित कर रहे हैं, इन समस्याओं से निपटने के लिए हमने विशेषज्ञों से और हमारे जो पर्यावरणविद हैं उनके साथ मिलकर एक व्यापक और दूरदर्शी योजना वो बनाई है और जिसे आज हमने लागू किया है। ये देश का पहला ऐसा राज्य है जो इस पर्यावरण के अंदर आगे बढ़ कर के काम कर रहा है। मैं पुनः सभी का आभार व्यक्त करता हूं और सभी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, क्योंकि पर्यावरण शुद्धता में हमारा एक महत्वपूर्ण कदम ये आज उठा है। जो देश का पहला राज्य हरियाणा बना है, इसके लिए सभी को मैं बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने भी जलवायु, मिट्टी जैसे संसाधनों को बचाने का संदेश दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं और इसका हम सब उपयोग भी करते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इन्हें हमारे लिए बचा करके रखा है। हमें भी अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें बचा करके रखना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और हम देखते हैं कि आज जो इतना वातावरण प्रदूषित हो रहा है, हम लगातार पेड़ का कटाव कर रहे हैं, जंगल सीमित हो रहे हैं, पेड़ नहीं है, परंतु उसका एक ऑप्शन निकाला। पेड़ नहीं है, हम देखते थे कि यहीं से अगर हम 100 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे तो आपको एसी की भी आवश्यकता नहीं है। अगर 100 किलोमीटर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बिना एसी के आप रह नहीं पाएंगे, और अगर आप यहाँ से 100 किलोमीटर और आगे चले जाएंगे तो और स्थिति हमारी खराब हो जाएगी। ये किस प्रकार का हमने असंतुलन खड़ा किया है, इसका जिम्मेवार कोई और भी नहीं है। प्रकृति के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ उसको किया है और उसके दुष्परिणाम हम सबको भुगतने पड़ रहे हैं। अगर हम देखें कि एसी चल रहा है, अंदर का मौसम तो ठीक है, परंतु बाहर का मौसम अगर आप देखेंगे कितना दूषित होता है, कितना गर्म होता है। हमने उसके ऊपर भी विचार करना चाहिए, उसके ऊपर भी सोचना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, जो उन्होंने एक मार्ग दिया है प्रदेश का विकास
हम मिलकर के उनके मार्गदर्शन में लगातार 3 गुना गति से हमारी सरकार कर रही है। लेकिन साथ ही हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। हमें इस बात को समझना है। मित्रों, आज हरियाणा के शहरों में हम सब देखते हैं, जानते भी हैं, आज हर रोज 5,600 टन ठोस कचरा पैदा होता है। अगर हम पूरा शहरों का आंकलन करें, 5,600 ये ठोस कचरा ये पैदा होता है और इसमें 77% का निपटान तो हो रहा है, लेकिन 23% कचरे का प्रबंधन करना अभी बाकी है। हम सब देख भी रहे हैं और इसके समाधान के लिए हमने पूरे राज्य में 13 इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट स्थापित करने की हमने योजना बनाई है, ताकि गति से इसके ऊपर अभी बताया भी था कि चाहे यमुना की बात हो, पिछले दिनों हमने उसका पूरा सर्वे किया कि हरियाणा की तरफ से एक भी अनट्रीटेड पानी की बूंद यमुना में नहीं जाएगी। हमने उसके लिए पूरी बड़ी योजना वो बनाई है। जितने हमारे शहर लगते हैं या हमारे इंडस्ट्रियल जोन लगते हैं, हर जोन के अंदर चाहे एसटीपी लगाने की बात है और चाहे ईटीपी लगाने की बात है कि उसको ट्रीट करके हम पानी को यमुना में पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे कि माँ यमुना वो स्वच्छ रहे और वहाँ किसी प्रकार का पोल्यूशन ना फैले, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त हम सालों से डंपिंग ग्राउंड में जमे कचरे को भी साफ कर रहे हैं। आप लोग देखते हैं, अगर दिल्ली में आप लोग जाएंगे या हमारे राव साहब बैठे हैं गुरुग्राम के अंदर, कचरे के बड़े बड़े पहाड़ बन गए थे। हम देख रहे थे, समाधान नहीं था, समस्या बन रहे थे, उसकी तरफ सोच ही नहीं रहे थे। अगर किसी ने आकर के उनकी तरफ सोचा, मैं तो हैरान भी हूं, परंतु आज मुझे कहना पड़ रहा है इस बात का कि इस प्रकार के भी लोग हुए हैं। अपनी थोड़ी वाहवाही के लिए उस डंपिंग के ऊपर खड़े होकर के कि इसको हम साफ कर देंगे, ये भी एक पोल्यूशन है। किस प्रकार से धोखे में रख करके लोगों से खिलवाड़ करना उनकी जिंदगी के साथ, ये भी तो पोल्यूशन का हिस्सा है। परंतु हमने देखा है आदरणीय मोदी जी का जो कमिटमेंट है, और उन्होंने कहा कि ये जितने कचरे के डंप लगे हुए हैं इनको सेग्रीगेशन करके इनका समाधान किया जाएगा। और आज हम देख रहे हैं, चाहे दिल्ली है, चाहे हमारा हरियाणा के अंदर है, कहीं पर भी आप देखेंगे जो बड़े बड़े पहाड़ की तरह डंपिंग ग्राउंड थे, आज वो छोटे होते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। लगातार उसके ऊपर गति से काम अगर किया है इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये कर रही है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि अब तक 50% कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान हो चुका है। उसके ऊपर काम भी किया है, खाली बात ही नहीं हुई है। धीरे धीरे करके मैंने कहा कि वो सिकुड़ते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, उसके ऊपर काम चल रहा है और बाकी पर भी काम तेजी से चल रहा है। उस सारे को समाप्त करने का काम वो लगातार सरकार करती है, परंतु उसके अंदर हम सब की भी बड़ी भूमिका होती है। आदरणीय मंत्री जी बता रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। अभी एक हमने वीडियो भी देखी है, बहुत छोटी वीडियो है, उस वीडियो को देखने से ही हमें प्रेरणा मिलती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत का नारा दिया, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। अरे बीमारियों को तो हम अपने नजदीक लेकर के आ रहे हैं। इतना ज्यादा अगर देखें पोल्यूशन, जिसकी पूरी चर्चा भी की है, अगर हम सब की एक बड़ी जिम्मेवारी बनती है
सरकार योजना बनाती है। अभी मंत्री जी कह रहे थे कि ये 2012 के अंदर कानून बना था, परंतु कितनों ने लागू किया है इसको? सरकार सख्ताई से लागू करवा सकती है, ये सारे सिस्टम हैं, परंतु हम सब की भी बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि हम पोल्यूशन को कम से कम करें, पोल्यूशन के ऊपर कंट्रोल करें। चाहे मेरे घर का कचरा है, चाहे अन्य कोई कचरा है, अगर हमने उसके ऊपर ही कंट्रोल कर लिया तो ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, तो भाइयों वो हमें आज दिखाई दे रहा है और गति से इसके अंदर बड़ा सुधार आएगा, जिससे कि लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के ये चिंता भी है। अगर हम देखें किसी भी क्षेत्र के अंदर, अगर हम देखें पोल्यूशन लगातार, चाहे इंडस्ट्री बढ़ रही है, इंडस्ट्री इतनी बढ़ रही है कि हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, परंतु हम सब की बड़ी जिम्मेवारी है, जब विकसित भारत बढ़ रहा है तो हम उसके साइड इफेक्ट, जो पोल्यूशन के इफेक्ट हैं, उसकी तरफ भी हमने उतनी गति से सोचने की आवश्यकता है कि ये पोल्यूशन ना हो, इसका समाधान क्या हो। उन समाधानों के ऊपर भी हमने मिलकर के काम करना है और उसको लेकर के मैं बधाई देना चाहूँगा कि आज जो ये स्टेट इन्वायरमेंट प्लान 2025 जो लॉन्च हुआ है, ये इस कड़ी के अंदर एक महत्वपूर्ण कदम है, ताकि हमारा राज्य, हमारा प्रदेश ये स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, खुशहाल रहे, उसको लेकर के हमने ये काम किया है। और मुझे खुशी है कि प्रदेश में लगभग 7,000 अस्पतालों से प्रतिदिन जो निकलने वाला बायोमेडिकल अपशिष्ट है 22 टन हमारे हरियाणा के हॉस्पिटलों से हर रोज, आप कल्पना कीजिए 22 टन बायोमेडिकल अपशिष्ट, जो 100% उसका 100% निपटान करने का निर्णय ये हमारी सरकार कर रही है। उसको कहीं भी इधर उधर नहीं हो जाता। यह निपटान 11 सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान सुविधाओं के माध्यम से ये किया जा रहा है। इसके अलावा उद्योगों से निकलने वाले खतरनाक कचरे के निपटान के लिए भी हमने फरीदाबाद के पाली में एक सामान्य खतरनाक कचरा प्रबंधन स्थल वो भी बनाया है, जिससे कि लोगों के जीवन के ऊपर उसका इफेक्ट ना पड़े। यह सुविधा पूरे राज्य से आने वाले खतरनाक कचरे के सुरक्षित निपटान की ये गारंटी देता है। और ताकि हमारी सोच भी है कि अगर स्वच्छता होगी, व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, और व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, विकास की गति बढ़ जाएगी। मित्रों, हम सब जानते हैं अभी कोरोना का समय था, कोरोना के समय के अंदर क्या हालात हुए हैं, किस प्रकार की स्थितियां पैदा हुई हैं। एक हष्ट-पुष्ट व्यक्ति भी अगर उसको बीमारी घेर लेती है तो कितना ही गति से काम करने वाला व्यक्ति है, उसकी गति को ब्रेक लगा देता है, ये हम सब जानते हैं। परंतु जब वातावरण स्वस्थ होगा, हम स्वस्थ होंगे, तो विकास की गति भी बढ़ेगी। साथियों, आज के समय में हम इलेक्ट्रॉनिक कचरा, उसके बारे में भी हम सब जानते हैं। हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है इलेक्ट्रॉनिक कचरा। इलेक्ट्रॉनिक कचरा, हमारा ये पंखा लग रहा है, खराब हो जाता है, हमने सोचा है कि ये कहाँ जाएगा। हमारा एसी है, खराब हो गया है, या वो लाइक ही नहीं रहा चलने के लिए, वो कहाँ जाएगा। हमारे अन्य बहुत सारे ऐसे सामान हैं, अगर वो खराब हो जाते हैं तो उनका कहाँ पर निस्तारण होगा, वो कहाँ पर जाएंगे। भाइयों, इसके लिए भी ये हम सब के लिए एक बड़ी चुनौती है। और इससे निपटने के लिए प्रदेश में 42 हमने ई वेस्ट रिसाइकल काम कर रहे हैं। इसके अंदर आने वाले समय में हम हर जिले में ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर स्थापित करना हमारा लक्ष्य है। हम, अगर आप देखेंगे कि जो हमारी गाड़ियाँ भी हैं, गाड़ियाँ जो कंडम हो जाती हैं, जो गाड़ी कंडम हो गई,
उसकी क्या स्थिति है, कहाँ जाती है, कहाँ नहीं जाती है, उसके लिए भी एक पॉलिसी बनी है। आदरणीय मोदी जी ने उसके बारे में भी विचार किया है और बड़ा उसकी लाइफ भी एक तय की है कि इस लाइफ के बाद उसको कंडम किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। उसके लिए भी अलग हमने सेंटर्स हरियाणा में भी वो खुल रहे हैं। मित्रों, वायु प्रदूषण भी हमारे लिए सबसे बड़ी ये चुनौती में से एक है। हम सब जानते हैं, हमारा किसान है, किसान खेत में पेस्टिसाइड डालता है। एक तो पेस्टिसाइड हमारे अनाज के अंदर आ जाता है, दूसरा वायु को भी पोल्यूशन करता है। दोनों तरफ वो हमारे शरीर के ऊपर इफेक्ट डालता है। और हमने हरित क्रांति की बात कही, परंतु हम बढ़ कहीं और गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अलग से इसके ऊपर भी बजट रखा है। हम सब जानते हैं प्राकृतिक खेती, क्या प्राकृतिक खेती करिए ताकि हमारा जो पेस्टिसाइड अनाज के अंदर जाता है उसका इम्पैक्ट हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। हम देखते हैं हमारे हरियाणा के अंदर ही है, क्योंकि हमारी जब मैं बहुत छोटा था मैं देखता था अनाज मंडी के अंदर जब अनाज लेकर के जाते थे, मेरे ख्याल से जो हमारे वहाँ श्रमिक थे, 1 क्विंटल की बोरी को वो उठा करके गाड़ी के ऊपर चले जाते थे और आज वो घट करके मात्र मेरे ख्याल 35 किलो की रह गई है। कितना उसका वजन घटाई, विचार करने की बात है। ये कोई वैसा विषय नहीं है। उस 35 किलो की बोरी को उठा करके भी हम ऊपर नहीं जा सकते। आज वो स्थिति आ गई है मानवता के सामने, क्योंकि हमारे पास संसाधन इस प्रकार के आ गए हैं, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि हमने पेड़ तो काट दिए हैं, पेड़ काट दिए, उसका हमने एक समाधान खोज लिया कि एसी लगवा लेंगे। भाई वो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका बहुत ज़्यादा, हमारे शरीर के ऊपर कितना इम्पैक्ट उसका पड़ रहा है। हमें पौधे लगाने की आवश्यकता है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम इसका शुभारंभ किया है। हम सब की जिम्मेवारी है कि इस वातावरण का संतुलन बना करके रखिए। आज अगर हम देखते हैं, जब वातावरण के इस वायुमंडल के अंदर अगर असंतुलन हुआ है तो उस असंतुलन के कारण ही तो हम देख रहे हैं, पता ही नहीं लगता, बादल का बादल गिर जाता है, फट जाता है। कितने गांव तबाह हो गए आपके सामने है। उस गांव के गांव चले गए, उसको भागने का भी समय नहीं दिया कि भाग तो जाए घर से निकल करके, वो भी समय नहीं दिया। ये हमारी प्राकृतिक असंतुलन है जो बिगड़ गया है, और बिगड़ा है तो उसका कहीं ना कहीं हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। हमें उसको विचार करने की आवश्यकता है, हमें सोचने की आवश्यकता है कि हम उसको कैसे दोबारा उसका संतुलन बना करके रखें। और इससे जो वायु प्रदूषण है जिसका मैंने जिक्र किया है कि हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, इससे निपटने के लिए अभी हमने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के 3600 करोड़ रुपए की लागत के क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की शुरुआत की है। और इसके तहत हमने गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें वो भी खरीदी हैं। इसके लिए हमने इलेक्ट्रिक ऑटो के लिए भी सब्सिडी दी है। और आने वाले समय के अंदर इलेक्ट्रिक जो बसें हैं, इलेक्ट्रिक बसों की ज़्यादा, ताकि डीजल से, पेट्रोल से ज़्यादा पोल्यूशन ना हो, हमने ईवी पार्क खरखौदा के अंदर, रोहतक के अंदर ईवी पार्क बनाने की, और उसके ऊपर हमने सब्सिडी भी दी है कि कुछ जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टर्स, उसकी एक पॉलिसी हमने बनाई है ईवी को लेकर के। हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उसको लेकर के हमने एक पॉलिसी भी बनाई है ताकि इन्वेस्टर्स आएँ और ज़्यादा हमारे वाहन ये इलेक्ट्रिक हों।
चाहे वो कार है, चाहे हमारी बसें हैं, चल रही हैं बसें, और चाहे हमारी गाड़ियाँ हैं, वो भी हम देख रहे हैं, वो भी इससे चल रही हैं। और अभी हमने एक बड़ी फैक्ट्री का भी अभी उद्घाटन किया है। आदरणीय मंत्री जी वहाँ गए थे, हमारे केंद्रीय मंत्री उसमें आए थे, जो हरियाणा की बड़ी ATL फैक्ट्री जिसके अंदर लिथियम बैटरी वो बन रही है और बड़ी मात्रा के अंदर वहाँ पर वो बनेगी। ये हमारा, क्योंकि जब हम कोई समस्या हमारे सामने चुनौती बनती है तो उसके समाधान के लिए भी हम सब बैठ करके उस पर विचार करते हैं। और हमने कि 105 ऐसी बसें जो दिसंबर 2025 तक इस बेड़े के अंदर और जुड़ जाएंगी। हमें लगातार जो भी कंपनी इलेक्ट्रिक बसें बनाती है उनको हम इसमें जोड़ते हैं और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पूरे राज्य में 370 से अधिक EV चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित करने का हमने निर्णय किया है। और हाई डेंसिटी के ये चार्जिंग जो चार्जिंग है वो लगेंगे ताकि व्यक्ति को ज़्यादा लंबा इंतज़ार ना करना पड़े, और कहीं अगर चार्ज करना है तो आधे घंटे के अंदर वो अपनी गाड़ी की बैटरी को रिचार्ज करके दोबारा फिर अपने गंतव्य की तरफ बढ़ सकता है, उसको लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मित्रों, आप सब जानते हैं कि वायु पोल्यूशन का एक बड़ा जो कारण है वो पराली जलाना भी रहा है, और हमने उसके ऊपर हरियाणा में बड़ा काम किया है। और जब हमने काम किया है, हमने किसानों को जागरूक किया है। जब हमारे मंत्री जी बात कर रहे थे कि हमारे जो NGOs हैं, हमारी अन्य संस्थाएं हैं, जो लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं। सरकार अपने तरीके से काम करती है, परंतु जब हम जागरूक करेंगे तो लोग उस बात को समझते हैं, फिर उसके ऊपर चलते भी हैं। हमने हरियाणा के अंदर एक इंसेंटिव भी दिया कि कोई पराली नहीं जलाएगा, पराली नहीं जलाएगा तो उसके ना जलाने के ही एवज में 1000 रुपये प्रति एकड़ हम उसको देंगे। अब हमने उसको बढ़ा भी दिया, हमने 1200 रुपये एकड़ कर दिया, अभी इसी बजट में किया है, ताकि किसान अपने खेत की पराली ना जलाए। और उसकी एवज में हमने खड़ा किया है बिजली संयंत्र लगाने का काम भी किया है। कई जिलों में लग गए अभी, और लगातार कई जिलों में अभी लगने वाले हैं, ताकि किसान को वो अपने खेत की पराली हो, गन्ने की पाती हो या गेहूं के फाने हो, कोई भी उसका वेस्ट मटेरियल हो, वो उसको जलाए ना, वो उसको काट करके उसके लिए हमने चाहे बेलर है, चाहे रीपर्स हैं, उसके ऊपर भी सब्सिडी देने का काम किसान को किया है, ताकि वो उसको काट करके उस इंडस्ट्री के अंदर जो बिजली से अंतर लगा है उसके अंदर जा करके उसको बेच सके। सरकार भी इंसेंटिव दे रही है, उसका भी इनकम का साधन खड़ा किया है, ताकि उसको ये जलाने की नौबत ना आए। और उसका, क्योंकि जब जागरूक किया है तो हमारे किसानों ने भी उसका पॉजिटिव लिया है, और पॉजिटिव लिया है तो उसके पॉजिटिव परिणाम आए हैं। पॉजिटिव परिणाम ये आए हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश के अंदर हमारे पड़ोसी राज्य को स्पष्ट रूप से एक बात कही है कि आप पराली प्रबंधन के रूप में अगर आपने कुछ सीखना है तो हरियाणा से सीखिए। ये बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के अंदर की, क्योंकि उसकी व्यवस्था खड़ी की है। व्यवस्था खड़ी की है तो हमारे किसानों ने ऑन किया है। तो ये पराली प्रबंधन को लेकर के भी हमने उसके ऊपर काम किया है, उनको जागरूक किया है। और पराली प्रबंधन के लिए 1 लाख से ज़्यादा मशीनें हमने दी हैं, 1 लाख से ज़्यादा। इसके फलस्वरूप पराली जलाने की जो घटनाओं में वर्ष 2016 के बाद अब तक 90% की कमी आई है। 90% की कमी, ये हमारे लिए खुशी की बात है। हमने उद्योगों से भी निकलने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी CNG और PNG जैसे स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा हमने दिया है।
वायु की गुणवत्ता की निगरानी भी लगातार की जा रही है, जिसका जिक्र भी किया गया था। इसके लिए प्रदेश में 29 स्वचालित और 46 मैनुअल वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन काम कर रहे हैं। आने वाले समय में 18 और स्टेशन स्थापित करने की हमारी योजना है। मित्रों, हमने जल प्रदूषण को रोकने के लिए भी ठोस कदम हमारी सरकार उठा रही है। इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्रदूषित पानी को साफ करके फिर से उपयोग करके उसका पानी के लायक उसको बनाया जा रहा है। हमने ये भी अभी, चाहे गुरुग्राम हो जहाँ हमारे इंडस्ट्रियल जोन है, वहाँ पर ETP लगा करके पानी को ट्रीट करके रिसाइकल करने का काम, चाहे वो ग्रीन एरिया हो या हमारा एग्रीकल्चर जोन हो, एग्रीकल्चर के अंदर भी हम उसको रिसाइकल करके उस पानी को देने का काम कर रहे हैं, ताकि पानी की भी बचत हो और वो भी स्वच्छ हो। उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। मित्रों, इस समय राज्य में कुल अगर हम देखें जो सीवरेज ट्रीटमेंट क्षमता है वो 2343 MLD है। इसका 74% उपयोग हो रहा है। हमारा लक्ष्य सभी डिस्चार्ज जो पॉइंट्स हैं को सीवरेज नेटवर्क से जोड़कर इस क्षमता को 100% करने का हमारा लक्ष्य है, ताकि इसमें किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन ना हो। मित्रों, आज हरियाणा में 201 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कार्यरत हैं। इन प्लांट्स से निकलने वाले शोषित पानी का जो शोधित पानी है, उस शोधित पानी का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है। मित्रों, मैं यहाँ पर विशेष रूप से हमारा रेवाड़ी के अंदर जो मैसाणी बैराज का जिक्र करना मैं चाहूँगा, क्योंकि वो बैराज में बरसाती पानी के साथ साथ रेवाड़ी और धारूएड़ा जो हमारा वो क्षेत्र है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का पानी वहाँ पर इकट्ठा होता है, क्योंकि उसका कई बार विधानसभा के अंदर भी जिक्र हुआ है। हमारे मंत्री जी क्योंकि उसी एरिया से आते हैं और वहाँ पर लोगों की भी बड़ी इस बात की बड़ी ग्रीवेंस रहती थी कि यहाँ पर इंडस्ट्री का अनट्रीटेड पानी वो इसमें छोड़ा जा रहा है, और उसके क्योंकि जब वो ज़मीन में जाता है, ज़मीन में जाने के बाद उसके कई प्रकार के दुष्परिणाम भी हमारे शरीर के ऊपर पड़ते हैं। तो हमने उस जो मैसानी बैराज है, उस बैराज को हमने इस पानी को साफ करके खेती और अन्य कामों में उसको लाया जाता है। इसके लिए हमने पूरी रचना योजना बड़ी उसकी बनाई है और उसके ऊपर काम भी चल रहा है। इसके अलावा हमने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के शोधित पानी को सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने के लिए 27 योजनाएं वो तैयार की हैं। इनमें से 11 पूरी हो चुकी हैं और इनमें से सिंचाई के लिए एक स्थायी जल स्रोत तक वो भी हमें मिलेगा। नहरों पर दबाव कम होगा और भूजल का जो हम नीचे से लगातार पानी का दोहन कर रहे हैं वो भी कम होगा। हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर अब तो स्थिति ऐसी आ गई है, क्योंकि अगर हम इसको बात करें, इंडस्ट्री इतना बड़ा है, जो ऊपर का हमारा लेवल है पानी का, वो पानी का लेवल भी हमारा खराब हो चुका है, परंतु उसी लेवल से हम पानी पीते थे निकाल करके नीचे से, और धीरे धीरे करके वो नीचे चला गया है। आज अगर हम कई स्थानों के ऊपर देखें तो अगर हमें पीने का स्वच्छ पानी चाहिए तो 800 फुट नीचे चला गया है। ये हमारे लिए एक खतरे की रेड घंटी है। उसके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। हम मैसानी बैराज को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर विकसित कर रहे हैं, जिसका मैंने जिक्र किया है, अभी बताया भी है, ताकि इसी मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू किया जा सके। मित्रों, इस समय प्रदेश में 19,716 तालाब हैं
और इनमें से 11,295 तालाब प्रदूषित हैं। गांव के अंदर जिसका जिक्र किया है कि प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक, हम उसका यूज तो करते हैं, यूज करके उसको वहीं नाली में गिर देते हैं, नाली से बहा करके तालाब में चला जाता है, वो कहीं किसी ड्रेन में चला जाता है, ड्रेन से किसी वो नहर में चला जाता है, नहर से जा करके वो घूम करके समुद्र में चला जाता है। और समुद्र की स्थिति भी अगर आप लोग देखेंगे कि आज क्या भयानक हो गई है। ये कहीं ना कहीं जो प्लास्टिक है, जिसका जिक्र भी किया है कि ये 400 साल तक समाप्त नहीं होती। जब ये 400 साल तक समाप्त नहीं होती मंत्री जी, तो देखा किसने? पता नहीं कब तक पड़ी रहेगी, इसको तो देखा नहीं, पीढ़ियां ही चली जाती हैं। हमें इसके ऊपर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। ये सरकार का, कई बार सोचते हैं भी सरकार ने, हम सरकार कानून बना सकती है, फोर्सली लागू कर सकती है, परंतु जब तक हमारी एनजीओ, हमारी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, हमारे प्रबुद्ध जन अगर ऐसे विषय के अंदर आगे निकल करके नहीं आएंगे, तो लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, तो इसके ऊपर हम काबू पाना हमारे लिए बड़ा कठिन विषय है। मित्रों, हमने खनन गतिविधियों को भी नियंत्रित करने का और ध्वनि प्रदूषण पर निगरानी रखने के लिए अनेक कदम हमने उठाए हैं। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन संतुलित और नियमों के दायरे में वो होना चाहिए, इसको भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं। राज्य पर्यावरण योजना केवल 1 या 2 भागों का काम नहीं है। मित्रों, इस योजना के लिए कई विभागों को मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन वो किया जाएगा, जो विभिन्न विभागों के बीच तालमेल और प्रगति की निगरानी का काम करेगी। ये हमने निर्णय किया है। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सभी विभाग मिशन मोड में, जो आज ये लॉन्च किया गया है, हमारा जो स्टेट इन्वायरमेंट प्लान 2025 जिसको आज लॉन्च किया है, इसको लेकर के हमारी पूरी कमेटी वो मिशन मोड में काम करे, पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ आगे बढ़े और जनता की भागीदारी भी इसके अंदर सुनिश्चित हो। इस प्रकार की रचना योजना हम बनाएंगे ताकि आम नागरिक का भी इसके अंदर सहयोग लेकर के इस वातावरण को शुद्ध किया जा सके। ये हम सब की जिम्मेवारी है। मेरे हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों की ये जिम्मेवारी है। हम उसके अंदर, चाहे मेरे घर से कचरा निकल रहा है, हम उसको कहीं ठीक स्थान पर रखें जहां से उसका निस्तारण होता है, उसकी व्यवस्थाएं की हुई हैं। परंतु हम घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, पता नहीं उसको कहाँ छोड़ देते हैं, और उसका असर कहीं ना कहीं वो हम सब के जीवन के ऊपर पड़ता है। आज मैं विभाग के सभी अधिकारियों को साधुवाद देता हूं कि आज इस इन्वायरमेंट में जो अग्रणी भूमिका निभाते हुए आज स्टेट इन्वायरमेंट प्लान 2025 का जो आज उद्घाटन हुआ है, लॉन्च हुआ है, इसका मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को लाभ मिलेगा। मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को तो लाभ मिलेगा, परंतु बाहर के लोग भी जब हरियाणा के अंदर आएंगे तो वो भी यहाँ देख करके इसकी पूरी प्रशंसा करेंगे, उनको भी उसका लाभ मिलेगा। मैं आप सब से भी अपील करता हूँ कि पानी बचाएं, पेड़ लगाएं और वातावरण को स्वच्छ बनाएं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पर्यावरण के लिए एक पेड़ हमें संकल्प लेना चाहिए, एक पेड़ हमने अवश्य लगाना है। पानी की हर एक बूंद को बचाना है, ये हमारा एक नियम होना चाहिए। एक एक बूंद को हम पानी की बचाएं, बिजली और ऊर्जा का सही उपयोग करें, हम उसका दुरुपयोग ना करें, उसका सही उपयोग करें, ये संकल्प हमने लेना है। और मैं बताना चाहूँगा कि हवा में जो प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, हम सब जानते हैं, जिसकी जिक्र भी किया है कि सर्दी के अंदर ग्रेफ 1.4 वो लग जाता है और उसके कारण कई हमारे विकास के कार्य भी रुक जाते हैं। नदियों और तालाबों को जो कचरे से भरे हुए हैं, उनकी हम लगातार चिंता भी कर रहे हैं
हमने पौंड अथॉरिटी इसके अंदर बना करके पौंड अथॉरिटी के माध्यम से लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर जो मैंने आपको बताया है 2200 तालाब हमने अमृत सरोवर के रूप में विकसित किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए थे तो उन्होंने कहा था कि हम ये अमृत महोत्सव चल रहा है, इस अमृत महोत्सव के अंदर हम अपने अपने जिला के अंदर अमृत सरोवर बनाए। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 2200 अमृत सरोवर वो बनाए हैं और 2200 के ऊपर आगे काम चल रहा है। मित्रों, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं और आप सबको बधाई भी देता हूं विभाग के अधिकारियों को कि आज उन्होंने ये जो लॉन्च किया है स्टेट इन्वायरमेंट प्लान 2025, इसका लाभ मिलेगा और देश का ये अग्रणी राज्य के रूप में काम करेगा और इससे और भी लोगों को बहुत सारे इसके लाभ मिलेंगे और हम सब की बड़ी जिम्मेवारी है कि हम सब मिलकर के इसका सहयोग करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री महोदय आपका। आपके उद्बोधन के माध्यम से जो संदेश आपने हम सबको दिया है, जाहिर सी बात है वो तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इस बात के लिए जरूर हम सब गर्व की अनुभूति कर सकते हैं कि हरियाणा की जो परियोजनाएं हैं, जो पहले हैं, जिनको पूरा देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय जिनकी प्रशंसा कर रहा है, पूरा देश जिनका अनुसरण कर रहा है, पूरे देश के लिए जो प्रेरणा बन रही हैं, तो हम गर्व कर सकते हैं कि हम उस प्रदेश से संबंध रखते हैं। इनके बाद में विनीत गर्ग साहब से, चेयरमैन साहब से निवेदन करूंगा कि वो मंत्री महोदय को ये पौधा प्रदान करें। श्री प्रदीप कुमार साहब, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि एसीएस साहब सुधीर पौधे के रूप में देकर आप सम्मानित करें। डीसी साहब सतपाल शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो चेयरमैन साहब विनीत गर्ग साहब को, तालियां आप सबकी तरफ से होती रहनी चाहिए। और डीसी साहब से मैं निवेदन करूंगा ये पौधा प्रदान करें समृद्धि चिन्ह के रूप में। और डीसी साहब से एक बार फिर से निवेदन, हरदीप सिंह समृद्धि चिन्ह देकर। ये हरियाणा के लिए बहुत ही खास उपलब्धि है। देश में पहली बार किसी राज्य ने अपने एनवायरनमेंट प्लान में नॉन कार्बन डाइऑक्साइड तक सीमित नहीं है, उन पे फोकस किया है। हरियाणा उन कुछ पहले राज्यों में से है जिन्होंने SLCPs पे रिपोर्ट बनाई है। इसका मतलब है कि हम हवा साफ करने के साथ साथ क्लाइमेट चेंज से भी लड़ेंगे। इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति और हमारे सहयोगी HSPCB और टेरी को आगे बढ़ने और अपने काम को तेजी से बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करती है। 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बनाने का लक्ष्य रखा है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने COP26 ग्लासगो में पंचामृत गोल्स घोषित किए थे। हरियाणा भी इस उद्देश्य में पीछे नहीं है। राज्य में आज 2 गीगावाट से ज्यादा सौर ऊर्जा क्षमता निर्माण की गई है और घरों में रूफटॉप सोलर तेजी से लगाया जा रहा है। PM कुसुम योजना के तहत 1.5 लाख से ज्यादा सोलर पंप दिए गए हैं, जिससे किसानों का खर्चा कम और प्रदूषण भी घट रहा है। IGSD के डायरेक्टर के रूप में मुझे गर्व है कि हमारी ये रिपोर्ट्स हरियाणा की परिकल्पना को सहायता करती है ताकि हर नागरिक के लिए एक सस्टेनेबल फ्यूचर बन सके। ये SLCP रिपोर्ट यूनिक है क्योंकि इसमें दिखाए गए हैं कि शॉर्ट लिव क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स कम करने से हवा भी साफ होगी और वातावरणीय बदल भी कम होगा। रिपोर्ट से हमें सेक्टर वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा मिलता है, जैसे कि हरियाणा में ट्रांसपोर्ट सेक्टर 20% ब्लैक कार्बन और 11% PM 2.5 का सोर्स है। इंडस्ट्री सेक्टर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है सल्फर डाइऑक्साइड PM 10, PM 2.5 का। ये नंबर्स हमें ये दर्शाते हैं कि जब तक हम पोल्यूशन को अच्छे से मेजर नहीं कर सकते, उन्हें कंट्रोल करना भी मुश्किल होगा। स्टेट एनवायरनमेंट प्लान भी पूरे तरीके से परिपूर्ण है। सिर्फ एयर, वाटर, वेस्ट और इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एनर्जी,
ट्रांसपोर्ट, फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी और एग्रीकल्चर भी शामिल है। ये प्लान अलग अलग सेक्टर्स के बीच का कनेक्शन भी दिखाता है और उनका सामूहिक प्रभाव भी दर्शाता है। मेरी ये उम्मीद है कि ये दोनों रिपोर्ट्स राज्य नीतियों को टेक्निकली साउंड बनाएंगी, जिससे ज़मीनी स्तर पर और सटीक नीतियां बनेंगी। ये एक होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच है जो देश की राष्ट्रीय उद्दिष्ट के साथ पूर्णतः अनुरूप है। और इसी के साथ इस वर्ल्ड ओजोन डे पे मैं अपनी टीम अबीर, अक्षत, प्रांजलि, रवलीन और बाकी सभी की ओर से आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। जय हिंद। करते हैं बहुत बहुत आभार सभी गणमान्य अतिथियों का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, और आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।